अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं कदर रियाज और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान पिछले 30 साल में आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये दो खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है हुकूमत का मुकाबला माफिया के साथ है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी हुकूमत ने गरीबों के लिए इतना काम नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत कर रही है। गरीब आवाम पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा खुद बर्दाश्त कर रही है। वजीर आजम की पीटीआई क़यादत से गुफ्तगू, कहा कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत खसारे में चली गई। बैनुल अक़वामी सतह पर आने वाले बहरान ने पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, अवाम को महंगाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई या नहीं। हो गई है जनाब स्पीकर, हमारे गिरबानों पे हाथ पहुंचेंगे। हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो इस ऐवान की जिम्मेदारी बनती है। ये मुक्तदर ऐवान है, आइन इसको बालादस्त कहता है इस ऐवान को, लेकिन इस ऐवान को उसमें मुअत्तल बना दिया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये इस तरह जो है हालात नहीं चल सकते। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है? मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का असम्बली में शोर शराबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के खिलाफ नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, रात के अंधेरे में हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, अवाम को रिलीफ पैकेज की समझ नहीं आई। कंटेनर पर बुलंदो बांग दावे करने वाले को हम ढूंढ रहे हैं। अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोल महंगा करना जालिमाना और गरीब कुश इक़दाम है। हुकूमत ने हर हद पार कर दी। मौजूदा हुकूमत अवाम को सिर्फ तकलीफ दे सकती है, रिलीफ इसके बस की बात नहीं। कौम पूछ रही है, ये अच्छे दिन लाए हैं। शहरी रहमान ने कहा, 3 साल में तबाही सरकार ने तेल की कीमत में 53 रुपए का इजाफा किया। वजीर आजम रिलीफ दे नहीं मांग रहे थे। तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। क्या आपकी इजाफी आमदनी है? आप कहां से काट कर ये 120 अरब पूरा करेंगे? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमती वज़रा को झूठा करार दे दिया। सिर्फ अवाम को धोखा दिया जा रहा है, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुल्क में ऐसे हालात पहले कभी नहीं आए। 60% शहरी हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से पहले चीनी 120 रुपए किलो थी, अब 150 रुपए किलो हो गई। जहां महंगाई के हल की बात हो सकती है, वो ऐवान मफलूज है। अपोजिशन वहां क्या बात करे जहां जबान बंदी हो। लीगी रहनुमा का कहना था, मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे, डीजल 8 रुपए 14 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर महंगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चीनी के दाम बेलगाम। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। कराची इस्लामाबाद में 145 जबकि लाहौर में 140 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर, कोयटा और सवात में चीनी 150 रुपए में बिकने लगी। हैदराबाद में भी चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
پارلیمان میں اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ سمیت متعدد رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں اب رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے منہ سے ہمیشہ سونامی سنا ہے، جس کا مطلب تباہی ہوتا ہے۔ عوام مر رہے ہیں۔ بنی گالا کا شہزادہ چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کا تکلیف پیکج عوام کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے عوام پر ترس کھائیں۔ معلم جبہ اراضی اسکینڈل، پرویز خٹک کے خلاف تحقیقات بند کرنے کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم ملزمان کے خلاف دیگر انکوائریز اور تحقیقات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ فواد چودھری کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری۔ وزیر اطلاعات ٹویٹر پر کہتے ہیں سوشل میڈیا پر واقعات جس تواتر سے آ رہے ہیں، لگتا ہے سندھ میں قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ صحافی عزیز میمن کا قتل ہو، طاقتور لوگوں کے شکار کی ویڈیو اور اب لاچار عورت کا قتل۔ فواد چودھری نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بلاول صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے قریبی لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، اس طرح انسانیت کو مت رون دیں۔ ناظم جوکھیو قتل کیس، پی پی ایم پی اے جاوید اویس 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کیس کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔ جام اویس کی گرفتاری کے بعد ناظم جوکھیو کے لواحقین نے نیشنل ہائی وے پر دھرنا ختم کر دیا۔ ٹریفک بحال۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کی اپیل مسترد کر دی۔ جمشید چیمہ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی امیدوار کا کہنا تھا ووٹرز پریشان نہ ہوں، امید ہے ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارگلا کی پہاڑیوں پر تعمیرات پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت کا اٹارنی جنرل کو نوٹس معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے اگر مارگلا کی پہاڑیوں پر تعمیرات ہوئی تو چیئرمین سی ڈی اے اور وائلڈ لائف بورڈ ذمہ دار ہوگا۔ امریکہ کی سعودی عرب کو $65 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری۔ دفاعی معاہدے میں فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل شامل۔ پینٹاگون کے مطابق موجودہ اور مستقبل کے خطرات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کی مدد کے لیے منظوری دی۔ ڈینگی کا قہر جاری، اسلام آباد میں مزید 2 افراد جاں بحق۔ وفاقی دارالحکومت میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی، مزید 52 شہری ڈینگی سے متاثر۔ دوسری جانب ملک بھر میں کرونا سے مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 515 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.16% رہی۔ کراچی کے نجی اسکول میں خواتین ٹیچرز کے واش روم میں خفیہ کیمروں کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم سندھ نے اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کر دی۔ خواتین ٹیچرز کی شکایات پر ویجیلنس ٹیم کی جانب سے اسکول پر چھاپا، کیمرے برآمد کر لیے گئے۔ خفیہ کیمروں سے خواتین کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 25 دنوں میں 2 کروڑ کے جرمانے، 3135 بھٹوں کی چیکنگ کے دوران 615 ایف آئی آر درج ہوئیں، جبکہ 20 افراد کو گرفتار کیا گیا، 224 بھٹے بھی سیل کر دیے گئے۔ ملک بھر میں سردیوں کی آمد، پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع۔ مانسہرہ میں بارش اور ناران کاغان میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ کمرات میں 4 سے 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی، جبکہ میدانی علاقوں میں آج موسم خشک رہا۔
T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड की नमीबिया के खिलाफ अहम कामयाबी, सेमीफाइनल के लिए पोजीशन मजीद मुस्तहकम। न्यूजीलैंड ने नमीबिया को 164 रन का हदफ दिया। मुखालिफ टीम सिर्फ 111 रन पर पवेलियन लौट गई। दुबई में भारत और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच जारी, सेमीफाइनल तक रसाई के लिए भारत की कामयाबी जरूरी। और पाक आर्मी के जेर एहतमाम तीसरे इंटरनेशनल पीसीज के मुकाबले जारी, 16 टीमों में पुशअप्स का दिलचस्प मुकाबला। सिपाही मोहम्मद अदरीस दूसरे जबकि श्रीलंका के ओबेस्ट्री तीसरे नंबर पर आए। मुकाबले में शरीक तमाम टीमों का जोशो खरोश दीदनी। मेहमान खिलाड़ियों ने लाहौर के तारीखी मकामात और वाघा बॉर्डर का भी दौरा किया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल 144 रुपए फी लीटर होने के बावजूद खित्ते में सबसे सस्ता है। दीगर मुल्कों में कीमतें पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। अटक में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी। हर वो मुल्क जिसकी जमीन से तेल नहीं निकलता वहां पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर अपने टैक्सेस दरगुजर कर रही है। ये सारी दुनिया पर मुश्किल वक्त है। कोरोना गुज़श्ता 100 सालों में आने वाली सबसे बड़ी आफत है। कोरोना के बाद अब दुनिया खुल रही है। उम्मीद है सर्दियों के बाद तेल की कीमतें वापस आ जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के दौरान सारी दुनिया में महंगाई हुई। शिपिंग चार्जेस में ही 350% इजाफा हुआ। तेल महंगा होने से बिजली महंगी हुई। पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी। सारी दुनिया में महंगाई हुई। पाकिस्तान भी आसमान पर नहीं है, यहाँ भी महंगाई हुई। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को महंगाई से बचाएं। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। मुल्की हालात पर काबू ना पाया गया तो अवाम के हाथ हमारे गिरेबान पर होंगे। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। आज पेट्रोल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। हुकूमत को अवाम की मफादात अजीज नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की रिपोर्ट पेश की जाए। ये हमें डाकू कहते हैं। क्या हमारे दौर में कीमतें इतनी बढ़ी थीं? हुकूमत खुफिया मुआहिदे करती है। खुफिया मुआहिदे से हुकूमत के पास क्या रह गया? कौमी असम्बली में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने एहतजाज भी किया। दूसरी जानिब कुरान पाक का तहरीफ शुदा तर्जमा शाया करने वाले छापाखानों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी। डीपीओ झंग का जवाब मुस्तरद। अदालत ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 8 नवंबर को तलब कर लिया। तफसीलात लाहौर से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। कुरान पाक का तहरीफ शुदा तर्जमा शाया करने वाले छापाखानों के खिलाफ कार्रवाई न करने के केस में DGFIA अदालत पेश न हुए। दरखास्त गुजार हसन मुआविया ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद कुरान पाक का तहरीफ शुदा तर्जमा शाया किया जा रहा है। जिम्मेदार अदारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। डीपीओ झंग ने बताया तौहीन अमेज मवाद छापने वाले छापाखानों पर जाने के लिए इजाजत का इंतजार है। अदालत ने डीपीओ झंग के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया। अदालत ने हदायत की कि वजीर आला पंजाब 8 नवंबर को जाती हैसियत में अदालत पेश हों। DGFIA की अदम पेशी पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया और कहा कि ये सब का मामला है, सबको पहरा देना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए DGFIA को बुलाया, वो नहीं आए। PTA और पुलिस का हाल सबके सामने है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करनी तो क्यों न सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर लिया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान, टैलेंट न्यूज, लाहौर। लियारी के इलाके में दुकानों के ताले तोड़कर वारदातें करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार। डकैत ग्रुप के 6 मुलजिमान भी धर लिए गए। दर्जनों वारदातों का एतराफ। असलहा और मसरूका रिक्शा मोटरसाइकिलें बरामद। तफसीलात जानिए कराची से इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट सिटी के इलाके लियारी भर की दुकानों में रात गए लूटमार करने वाले पुलिस को मतलूब गैंग के मुलजिमान वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिए गए। लियारी में आए रोज़ की वारदातें पुलिस और इलाका मुकीनों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई थीं, क्योंकि रोज़ाना किसी न किसी इलाके की दुकानों के ताले सुबह के वक्त टूटे पाए जाते और मुलजिमान का सुराग नहीं मिल पा रहा था।
जिस पर पुलिस ने CCTV फुटेज और मुखबरों का जाल बिछाकर मुलजिमान सईद अहमद और मोहम्मद इस्माइल को इलाका थाना कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके कब्जे से एक 32 बोर पिस्टल, बेमा 2 राउंड और एक मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। SSP सिटी सरफराज नवाज के मुताबिक मुलजिमान कुछ माह कबल होने वाली इजी लोड की दुकान पर होने वाली डकैती में भी मुलव्विस और पेशावर मुलजिम हैं और अपने गिरोह के दीगर साथियों के साथ मिलकर रात गए दुकानों का ताला तोड़कर वारदातें किया करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने ऐसी कई वारदातों के इंकशाफ भी किए हैं, जबकि इनसे बरामद होने वाली मोटरसाइकिल नंबर KNH 7064 की FIR थाना चाकीवाड़ा में दर्ज है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान और उनके साथी लियारी के मुख्तलिफ इलाकों की दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी कर चुके हैं। गिरफ्तार दोनों मुलजिमान से पुलिस उनके दीगर साथियों के मुतालिक तफ्तीश कर रही है और जल्द मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब SIU ने बड़ी कामयाब कार्रवाई में डकैत ग्रुप के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। SSP SIU के मुताबिक यूनिट ने शहीद मिल्लत रोड के इलाके से डकैत ग्रुप के 6 कारिंदे असला समेत गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाले 6 पिस्टल, 1 मोटरसाइकिल और रिक्शा बरामद कर लिया गया। उधर कराची में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट भी दीगर शोबों की तरह बेपनाह मसाइल का शिकार है। मार्केट से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता होने के बावजूद हुकूमती सतह पर मार्केट के मसाइल से अदम दिलचस्पी ताजरों के लिए तशवीशनाक है। तफसीलात कराची से तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर कराची, जहां से सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है, वहीं शहर कायद कई दहाइयों से अपने हुकूक की जंग लड़ रहा है। शहर में एक ऐसा कारोबारी शोबा भी है जो हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। हम बात कर रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट की, जहां से हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इस हवाले से जब कारखानों के मालिकान से बात की गई तो उनका कहना था कि लकड़ियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और इन लकड़ियों के साथ कई लोगों का रोजगार जुड़ा है। सर, इसमें लाखों के हिसाब से लोग जो है ना मुंसलिक हैं और एक कारखाने में कमों बेश जो है ना 20 से 25 लोग यानी कि इससे लकड़ी से रिलेटेड हैं। यानी कि उसमें कारपेंट्री का शोबा अलग है, ये कटिंग का हमारा शोबा अलग है और वहाँ कार्विंग वाले जो है ना वो अलग बैठे हैं, खराद वाले अलग बैठे हैं और फिटिंग वाले जो है ना वो अलग बैठे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं। लकड़ी की कटाई, बनावट और लकड़ी को इस्तेमाल में आने से लेकर शोरूम पहुंचने तक 25 अफराद अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो इसी शक्ल में आती है। दरख्त और तना जो होता है वो एक अलग शेप में होता है, उसकी कटिंग वगैरह करने के बाद, होने के बाद फिर इस शक्ल में हमारे पास पहुंचती है और इसको फिर जो है ना हम उस हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो है ना ये फर्नीचर वालों के इस्तेमाल में आती है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना था कि हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हम शहर कायद की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरीके से दीगर ममालिक के अंदर इस इंडस्ट्री को यानी फर्नीचर की इंडस्ट्री को जिस तरीके से अपना सरपरस्ती की जाती है, हमारे यहाँ सरपरस्ती नहीं की जाती। कि बिल्कुल हुकूमती सतह पर अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे और हमारी सरपरस्ती करे तो हम इस इंडस्ट्री के हवाले से पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा कारीगर मौजूद है। लकड़ी को फर्नीचर में तब्दील करना यकीनन एक हुनर है, लेकिन शोरूम में मौजूद अफराद का कहना था कि फर्नीचर खरीदने आने वालों का रुझान फर्नीचर तैयार करवाने के लिए ज्यादा है। डिफरेंट कैटेगरीज का फर्नीचर अवेलेबल है हमारे पास। इस मार्केट में ज़्यादातर पेटेक्स, लसानी का बेड्स वगैरह के लिए आती हैं पार्टीज़, जबकि हमारे पास सॉलिड बेड्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, सॉलिड लकड़ी के अंदर भी अवेलेबल है। वो जब पार्टी डिमांड करती है कि हमें सॉलिड चाहिए तो उन्हें फिर हम अपनी वर्कशॉप पे सॉलिड का ऑर्डर लगवा देते हैं। जो तैयार है वो ये हमारे पास मौजूद है। एशिया की सबसे बड़ी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तवज्जो की मुंतजर है। अगर इस मार्केट पर तवज्जो दी गई तो इससे मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और कराची में रहने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल सकेंगे। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज, कराची। हिंदू बरादरी की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दिवाली का त्यौहार मनाया गया।
कराची में भी दिवाली के मौके पर मंदिरों में पूजा पाठ का खुसूसी एहतमाम किया गया। वहीं अक़लियती बरादरी ने अपने घरों पर दिए जलाकर दिवाली मनाई। दिवाली पर बड़ों और बच्चों ने नए मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए और पटाखे भी फोड़े। तफसीलात बता रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर से हमारे नुमाइंदे काशिफ नजीर। हिंदू बरादरी का त्यौहार मुल्क भर की तरह कराची में भी जोशो खरोश से मनाया। मंदिरों में पूजा पाठ के लिए रश लगा रहा, घरों पर दीप और कुमकुमे जलाए गए, जबकि बच्चों और बड़ों ने पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हिंदू बिरादरी को, जो कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक हैं और हम उनको चाहते हैं कि ये साल सलामती का और उनके लिए जो कोविड में ख़ास तौर पे जो 2 साल परेशानी में गुजरे हैं और पाकिस्तान में जो रहने वाले हिंदू हैं कि वो सुख के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ, अपने हुकूक के साथ, जो इस आइन, जो ये आइन उनको ये हुकूक देता है, उस अपने पूरे आइनी हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तकरीबन इसको 200 साल हो गए। जैसे कि आज दिवाली, हम दिवाली मना रहे हैं, खुशी का त्यौहार है। जैसे हमारे भगवान जी की जीत हुई थी वो, और उसकी खुशी में हम घर में दीप जलाते हैं और मिठाई बांटते हैं। मेहमान आते हैं, मंदिर के अंदर भी जैसे लोग आते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो उनको भी हम ये न्याज देते हैं। अक़लियती बरादरी ने अपने अपने घरों में त्यौहार की मुनासबत से खसूसी पकवान भी तैयार किए। आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। आज का दिन जो है दिवाली का सिर्फ पटाखों का, मिठाइयों का और दिए जलाने का दिन नहीं है। ये रामायण की जो पूरी कथा है वो हमारी पूरी इंसानियत को जो है वो रिश्ते निभाने की सीख देती है और सब्र और अपनायत के साथ किस तरह श्री रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास काटे, उस पर गौर करें बजाय सिर्फ दिए जलाने के, क्योंकि आजकल हमारी जो जनरेशन है वो इस तरह का सब्र नहीं रखती। हिंदुओं के लिए दिवाली अहम त्यौहार है, जिसके लिए अक़लियती बरादरी खसूसी तैयारियां करती है। अहमद जिना रोड कराची के स्वामी नारायण मंदिर में भी इस मौके पर इबादत का खसूसी एहतमाम किया गया, जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, मौजूद थे। मंदिरों में जहां एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते रहे, वहीं बच्चे मंदिरों के बाहर पटाखे चलाते रहे। कैमरामैन शराज मुस्तफ़ा के साथ काशिफ नज़ीर, टैलेंट न्यूज़ कराची। और अब कुछ बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। टैलेंट न्यूज़ के कराची स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम दे घुमाके में साबिक क्रिकेटर और स्पोर्ट्स तजियाकार हसन रजा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत के आज के मैचेस पर अहम तज्जिए और तबसरे। डमी मियादाद और डमी चेतन शर्मा में दिलचस्प टाकरा देखने से ताल्लुक रखता था। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। कराची स्टूडियो के लाइव प्रोग्राम देख घुमाके में साबिक मारूफ क्रिकेटर और तज्जिया निगार हसन रजा ने प्रोग्राम की इब्तदा में अक़लियती बरादरी को टैलेंट न्यूज़ इंतज़ामिया की जानिब से दिवाली की मुबारकबाद पेश की। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली चेतन भाई, हैप्पी दिवाली। दिवाली भी हुई ना मेरे ख्याल में। दिवाली तो मना लो, अब तुम लोग की तो दिवाली नहीं नसीम भाई, इनसे ये तो पूछे ये बन के क्या है। हाँ, मुझे पता था ये नीचे रख के बात करें। उनका कहना था कि आज नमीबिया और न्यूजीलैंड में मुकाबला दिलचस्प होगा। नमीबिया की टीम की कारकर्दगी बेहतर देखने में आई, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हैं। मगर अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में एक प्लस पॉइंट ये है कि मार्टिन गुप्टिल जो हैं वो वापस फॉर्म में आ गए हैं। 93 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली 67 बॉल्स पे, और जो क्लासिक हाई परफॉर्मेंस जो शॉट्स होते हैं वो क्लास के नज़र आए हमें देखने में उनकी बैटिंग में। तो वो एक कमांडिंग पोजीशन में है। कैन विलियमसन 0 पे आउट हुए लास्ट मैच में, मगर जैसे जैसे मैचेस क्वालिफाइंग ख़त्म हो रहे हैं और आगे बड़े मैच आ रहे हैं, तो डेफिनेटली विलियमसन जो है फॉर्म में भी आएंगे। और ट्रेंट बोल्ट और उनकी जो एक फील्डिंग स्टेट्स हैं सारे, वो वापस जेल होकर वापस गेम में आ रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम। हसन रजा का कहना था कि आजकल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर कमर्शियल हो गई है, जबकि बड़े खिलाड़ी IPL में इतना कमाते हैं कि अब वो इंटरनेशनल मैचेस में कारकर्दगी दिखाने में दिलचस्पी ही नहीं लेते। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि ऑन पेपर अगर देखी है टीम वेस्ट इंडीज़ की, देखे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और जिस तरह से IPL के प्लेयर हैं, इन पर इतनी सारे पैसे इन्वेस्टमेंट होती है, फ्रेंचाइज के ओनर्स जो है वो बैट लगाते हैं, बाकायदा उनको ड्राफ्टिंग होती है इनकी, और अपने अपने प्लेयर को चुनते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए कि वो टीम का मोराल अच्छा और अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस दें। मगर बांग्लादेश की टीम में भी मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई।
میزبان نسیم راجپوت نے اس موقع پر حسن رضا سے سوال کیا کہ افغانستان کی ٹیم بھارت کے خلاف قطعی نہیں کھیلی تو کیا آج کے میچ میں بھی نیوزی لینڈ ایسا ہی کھیل پیش کرے گی؟ آج کے میچز کی بات کرتے ہیں تو موسٹ پروبلی نیوزی لینڈ نمیبیا کو اور انڈیا اسکاٹ لینڈ کو ہرا دے گا، لیکن جو اس سے تگڑا مقابلہ ہے وہ سنڈے کو ہونا ہے، جس میں افغانستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، اور وہ بہت ہی تگڑا مقابلہ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ گروپ بی سے کون سی ٹیم سیمی فائنل میں جاری ہے۔ تو اب تک صرف پاکستان واحد ٹیم ہے جس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ ڈمی میادات نے کہا کہ انڈین ٹیم کی خواہش ہے کہ ہم پر دنیا میں بحث چلتی رہے، چاہے منفی ہی صحیح، اس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جتنا آپ ابھی ڈسکس کریں گے نا انڈین ٹیم کو، وہ یہی جاری ہے کہ ہم ڈسکس میں رہے صبح شام، جتنا آپ ڈسکس کریں گے پازیٹیو اور نیگیٹو ہے۔ انڈیا تو چاہتی ہے کہ ہمیں ڈسکس کریں، ہائی پیٹ کریٹ ہو۔ پروگرام دیکھ گھما کے میں نسیم راجپوت اور حسن رضا کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانستان کے معاملے میں محتاط گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ بڑے قومی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اس کا کھلاڑیوں کے خلاف ان کے ملک میں ری ایکشن آنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ آپ نے جانی ٹیلنٹ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔